अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के प्रोग्राम में अहम खबरों पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक ने, मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है ज़हीर अब्बास ने और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ बंगिश। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां से खबर आई है कि महकमा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे कंट्रोल 6000 के करीब कमर्शियल और सनती प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है। तकरीबन 2000 प्लॉट्स का रिकॉर्ड फटे पुराने रजिस्टर्स में रखा गया है। इसी हवाले से ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। महकमे की जानिब से 68 करोड़ रुपए सरकारी घरों की मुरम्मत पर खर्च हुए, लेकिन तामीर मुरम्मत पर कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन सब का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। सिर्फ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये माली बेज़ाब्तियां कहाँ कहाँ हुई हैं, क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद का एक ऐसा हाथी है कि जिसको जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। और इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा ये कहना एक अंदाजे के मुताबिक कि 1/4 जो ज़मीन है इस्लामाबाद की वो गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई है। गैर कानूनी तौर पे उसको जो है वो उसके कब्ज़े दिए गए, चाहे वो इंडस्ट्रियल था, चाहे वो कमर्शियल था, चाहे वो एग्रो फार्म्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी। उनकी ख़तो किताबत बहुत ज़्यादा एक दक़यानूसी अंदाज में की गई, शफाफियत बिल्कुल नहीं थी। तो आज थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे इस सारी स्टोरी में। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो रिसेंट जो ऑडिट किया था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसमें क्या क्या जो है बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, करप्शन की जो है वो मालूमात। और हैरानकुन तौर पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट किया है उसमें भी जब जो ही CDA के ऑडिट का स्टार्ट होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉड और बोगस जो अलॉटमेंट्स वगैरह थी प्लॉट्स की वो 1 अरब रुपए की हैं। अब ये हैरानकुन तौर पे है, क्योंकि अगर आगे जाके स्टोरीज़ में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 1 अरब रुपए की तो सिर्फ गैर शफाफ जो है कमर्शियल ब्लू एरिया में इस्लामाबाद का जो सबसे अहम जो तजारती जो है इलाका कहा जाता है वो ब्लू एरिया कहलाता है। वहाँ पर न्यू ब्लू एरिया में 1 अरब रुपए के जो प्लॉट्स वगैरह तकसीम हुए थे, गालिबन 6-7 अरब के थे तहरीक इंसाफ के दौर में जब हुए थे। तो उसमें CDA ने जो है गबन और उससे काम लिया और चीज़ों को शफाफ अंदाज में नहीं किया। तो बहरहाल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ हवालों से हमारे सामने, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और हमें पता चलता है कि एक छोटी सी जो टिप है ये इतने बड़े आइसबर्ग का कितना बड़ा पेशखेमा हो सकती है, कितने मसाइल हैं इसके पीछे। तो सबसे पहले अगर हम आएँ और बात करें जैसे कि प्लॉट्स का आपने जिक्र किया, तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 5777 जो हैं वो ऐसे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रो फार्म्स जो हैं जो यहाँ पे चूँकि बड़े बड़े उमरा सफरा भी रहते हैं तो उनको छोटे घरों में 2-2 कनाल के घरों में, ज़ाहिर है 3 कनाल के घरों को में वो नहीं आता, उनके लिए बड़े घर जो हैं फार्म हाउस की शक्ल में, जहाँ पे कानून ये था कि इस्लामाबाद में जब ये CDA बना था तो उसमें यह था कि एग्रो फार्म जो हैं तो इस्लामाबाद की जो सब्जियां हैं ताज़ा और ये जो फल हैं वो इन एग्रो फार्म से आएंगे। ये बाकायदा यहाँ पे एक घर तो होगा, किसी की कब्जे में भी होगा, लेकिन तमाम फल और सब्जियां जो हैं वो शायद वहाँ पे 1% भी नहीं उगाए जाते। तो बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में 1700 जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं और 1950 इंडस्ट्रियल हैं, 527 एग्रो फार्म्स हैं और गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो 1600 हैं, ये 5777 जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स बनते हैं। इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। हैरानकुन तौर पे 1986 तक का रिकॉर्ड किसी हद तक मौजूद है, उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो CDA के पास बोसीदा रजिस्टर्स में मौजूद है, वो सफ़े फट चुके हैं। किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किस प्लॉट की किस जो एरिया है जो इंडस्ट्रियल एरिया करवा दिया गया है। तो फिर क्या वजह है कि रिकॉर्ड मुरतब भी नहीं कर पाए हैं ये लोग? असल में जब कंप्यूटराइज करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सी जगहों पे लैंड रिफॉर्म्स जब आई और चीज़ें आई तो बहुत सी चीज़ों को जो है वो
पटवार खाने और इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ सूबे हैं, KP और पंजाब ने शुरू किया था, उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, ये सारे रिकॉर्ड पे आ जाए, तो उसको बड़ा रेजिस्ट किया गया था। तो CDA ने बहुत हद तक चीज़ों को डिजिटाइज किया है, देखा है, लेकिन अब भी बहुत से मामलात पे जानबूझकर इन चीज़ों को डिजिटाइज नहीं किया जा रहा। और अगर उनको डिजिटल करते हैं, उनको रिकॉर्ड पे लाते हैं, उनकी स्कैनिंग होती है पुराने रिकॉर्ड्स की, पुराने लीजेस की, पुराने प्लॉट्स की, अलॉटमेंट्स की, तो शायद अरबों रुपए के खांचे निकल आए, गलत अलॉटमेंट्स निकल आए। जिनको इस डिजिटलाइजेशन से मसला हो रहा है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से लेकर जो तमाम बड़ी वजारतों के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इसी तरह सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स सब इसमें शामिल हैं, जो इस मामले में शफाफियत को पसंद नहीं करते। तो ये एक मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामलात हैं CDA में जो एक फ़ोन कॉल पे हो जाते हैं। अब हमने ये तो कर दिया कि इस तरह के जो प्लॉट्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके साथ साथ हैरानकुन तौर पर 68 करोड़ रुपये का जो तरक्याती काम है, मिसाल के तौर पर ऐसे काम जो मरम्मत के काम है, खास तौर पे जो सरकारी घरों में जो किए जाने थे, जो किए जा चुके हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, वो 68 करोड़ बनते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है कि ये जो घरों की मरम्मत थी ये किन घरों में की गई। अच्छा, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है कि किस घर की कंप्लेंट आई तो किसका कब करना है, पहले क्या करना है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जब घर की जो मरम्मत की गई उसकी करोड़ों की थी, लाखों की थी, हज़ारों की थी, कितने की थी, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बस कहा गया है कि जी ये घर है और इतने घर थे, इस सेक्टर में इनकी मरम्मत कर दी गई। वो वाले मसाइल तो एक तरफ कि जिन लोगों को मसला हो रहा है, जाहिर है उनकी करप्शन वाज़ेह हो जाएगी, सामने आ जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना होने की वजह से कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं और कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं? अब जो ऑडिटर जनरल ने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया है इस रिपोर्ट के अंदर, उनका कहना था कि CDA ने एक तो ये काम था कि मरम्मत का काम जो था वो ऐसे किया कि जहाँ जिसने बुलाया और कर लिया। और इस्लामाबाद में चूँकि बड़े बड़े जो है वो छोटे छोटे हाथी और शेर भी रहते हैं, यानी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, सफ़ीर रहते हैं, गैर मुल्की, तो फ़ोन कॉल पे जाके जनाब अगले दिन 24 घंटे में मरम्मत का काम, तज़यीन आराइश का काम, वज़रा के घरों में, वज़रा के जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें, और इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो एक फ़ोन कॉल पे हो जाता है। चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, चाहे वो कोई भी इस तरह के स्पीकर वगैरह बड़े लोग ये कॉल करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कॉल जाती हैं, हो जाते हैं। उसका नुकसान क्या है? उन्होंने ये बताया कि CDA का जो असल काम था इसके साथ साथ वो ये था कि जहाँ जहाँ वो जा रहा है मरम्मत के लिए सारा कुछ, इसके साथ साथ CDA ने ये करना था कि एक सर्वे करना था कि कितनी जगहों पे फ्लड से प्रोटेक्शन है, इमारतों को पानी अगर आ रहा है, छतों से टपक रहा है, नीचे आ रहा है। हमने कुछ ऐसे पहले देखा कि पार्लियामेंट की छतें टपक रही थी, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपक रही थी, उसका कुछ सर्वे मौजूद नहीं है। इसी तरह सीपेज के हवाले से इस पूरी जो बिल्डिंग्स की लाइफ है उसका एक सर्वे होता है, हर 10 साल बाद, 15 साल बाद एक सर्वे होता है इस बिल्डिंग की लाइफ के हवाले से, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे इतलात के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ऑडिट हुकाम की जानिब से भी कई एतराज़ात उठाए गए हैं। क्या एतराज़ात थे जो उनकी जानिब से उठाए गए थे? उसमें सैकड़ों जो है वो एतराज़ात उठाए गए थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कई जगह पे जो ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि आपने फराश टाउन में 6.5 अरब रुपए का जो आपने जो प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट की है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। आपसे जब हम पूछते हैं कि आपने 6.5 अरब रुपए के प्लॉट्स ऑक्शन किए हैं तो आप ये बताएं ये सारे जो कमर्शियल प्लॉट्स थे ये किस तरीके से ऑक्शन किए और इसका प्रोसेस क्या था, बिडिंग का प्रोसेस क्या था, जो कंपनीज आई थी, जो लोग आए थे, उसका तरीका क्या था, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे की आपने कंपनीज की, उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो फाइलों का जो अच्छा रियाज, एक आखिरी सवाल, क्या इन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया गया? तकरीबन अगर कोई 500 के करीब एतराज़ात थे तो तकरीबन 350 के करीब जो एतराज़ात थे उनका जवाब ही नहीं दिया गया। और ऑडिटर जनरल ने बार बार उनसे कहा कि आप DAC को DPC डिपार्टमेंटल जो अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेंट की जो कमेटी होती है, फिर दूसरी जो कमेटीज़ होती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, ना आपने किए हैं तो आप बताएं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने जवाब ही देना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह ऐसा ही है, जवाब ही नहीं दिया जाएगा तो नाज़रीन करप्शन तो बढ़े जब एतराज़ात का ही जवाब नहीं दिया जाएगा। और जिन चीज़ों के लिए रकम फराहम की जाएगी अगर उन्हें
उन्हीं पर रकम वो खर्च नहीं की जाएगी तो करप्शन तो बढ़ेगी और फिर सवालात तो उठेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते हैं मुल्तान की। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपने प्रोग्राम में वासा मुल्तान के शोबा इंजीनियरिंग, वर्क्स और फाइनेंस में बोगस अदायगियों की स्टोरी ब्रेक की थी। हमारे प्रोग्राम खबर क्या है कि स्टोरी पर हाउसिंग हुकाम की जानिब से नोटिस भी लिया गया और सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने बोगस अदायगियों के मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात किया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान ज़हीर अब्बास। जी ज़हीर, सबसे पहले तो डिटेल्स शेयर कीजिए हमारे साथ। ये तफसीलात इसकी फरजाना यही हैं कि जो वासा अफसरान हैं, इन्होंने तरक्याती जो मनसूबे हैं वो मुकम्मल हुए बगैर ही तमाम तर गैर कानूनी अदायगियाँ जो हैं वो 6 करोड़ से ज़ायद की वो कर दी थी। ये थी 2 मनसूबों की। इसके साथ साथ एक ऐसा मनसूबा भी सामने आया है कि जिसका जो है वो सेल्फ इनकम से इन्होंने 4 करोड़ 71 लाख रुपए की अदायगियाँ की हैं। उस पर भी सवालिया निशान लगाया गया है। हमने पिछले प्रोग्राम में ये जो सारा मामला इसको उठाया था, उसके बाद जो सेक्रेटरी हाउसिंग है जनूबी पंजाब के, उन्होंने इस पर नोटिस लिया और एक चार्ज शीट जो है वो जारी की है, जिस पर 18 मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो हैं वो तीनों जो वासा के अफसरान हैं उस पर लगाए गए हैं और उस हवाले से जो DG MD हैं उनको मुकम्मल इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है वो जमा करवाने की हिदायत की गई है। इसमें जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उन्होंने MD वासा जो है उनसे भी राय तलब की है, उनसे भी मुतलका रिकॉर्ड जो है जो बोगस मनसूबे हैं, जो गैर कानूनी अदायगियाँ हुई हैं या इसके अलावा जो रिकवरी के मामलात हैं कि रिकवरी बेहतर नहीं हो रही, कुछ ऐसे ही नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको फेवर दी जा रही है, जिनसे बिल ज़्यादा होते हैं लेकिन उनसे बिल जो हैं वो कम वसूल किए जा रहे हैं सीवरेज के, वाटर सप्लाई के। तो इस हवाले से संगीन नोयत के इल्ज़ामात जो हैं वो मज़ीद भी सामने आए हैं, जिस पर MD वासा से भी जो है वो राय तलब की गई है। उन्हें मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो फराहम करने की हिदायत की गई है ताकि उसका जो है उसकी रोशनी में उस तहकीकात को जो इंक्वायरी रेगुलर होल्ड की गई है उसको आगे बढ़ाया जा सके। पिछले प्रोग्राम में हमने जैसे बताया था कि एक इंक्वायरी जो है वो एंटी करप्शन में भी चल रही है। एंटी करप्शन में जो गैर कानूनी अदायगियाँ ये की गई हैं वासा अफसरान की जानब से, उसमें उन्हें तलबी नोटिस भी जारी हो चुके हैं। मुतलका रिकॉर्ड जो है वो भी एंटी करप्शन ने कब्जे में लिया है और जो साइट थी, साइट का टेक्निकल विजिट भी हो गया। टेक्निकल टीम जो थी एंटी करप्शन की, उसने मौका विजिट किया तो देखा कि वहाँ पर 10% भी काम मुकम्मल नहीं हुआ था। जो कवानीन कहते हैं, कवानीन यही कहते हैं कि जब तक 100% काम मुकम्मल ना हो, उसकी जो फिजिकल इंस्पेक्शन है वो मुकम्मल ना हो, तब तक जो है वो 1 रुपए की अदायगी जो वो भी नहीं की जाती। मगर वासा अफसरान जो हैं इन्होंने अपने चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए तमाम तर अदायगियाँ जो है वो एडवांस में कर दी गई थी, मगर 3 साल तक जो है वो काम किसी भी मनसूबे पर शुरू नहीं हुआ था। यही मामला था जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जो है उन्होंने नोटिस लिया और रेगुलर इंक्वायरी करने के जो है वो अहकाम जारी किए हैं। ज़हीर, बिल्कुल ये हमारी काविशें हैं जो रंग ला रही हैं और उस पर जो है सवाल अब उठाए जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ हो रही थीं तो पहले महकमाना रेगुलर इंक्वायरी का आगाज़ क्यों नहीं किया गया था? जी, उसमें भी कुछ मामलात वासा के अंदर के ही थे कि वासा में मुसलसल जो हैं वो MD तब्दील हो रहे थे। जो साफ ज़ाहिर है जब उनका ऊपर का अफसर तब्दील होता है तो नीचे जो है मामलात वो कंट्रोल नहीं हो पाते और बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि जो मुतलका अफसरान थे जो जिन पर करप्शन के मुबैना बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं, इनको समझा जाता था कि कुछ MDs के ये बड़े क्लोज हैं। उसके साथ साथ जो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो पिछले DG थे उनके साथ भी इन अफसरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते थे। यही वजह है कि इनके खिलाफ कोई रेगुलर इंक्वायरी जो है वो होल्ड नहीं की जा रही थी। ताहम एंटी करप्शन में कुछ शहरियों ने जो है वो दरख्वास्त दी थी जिसमें उन्होंने संगीन नोयत के इल्ज़ामात जो है वो लगाए थे और उसकी इंक्वायरी की इस्तदा की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन मुल्तान ने जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ किया था और उन्होंने मुतलका रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया था और जो मुतलका अफसरान है, जो जिम्मेदार जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि ये 3 जो अफसरान हैं इन्होंने मुबैना तौर पर गैर कानूनी अदायगियाँ की हैं, वासा के जो मफाद है उसको नुकसान पहुँचाया है, उनको भी गाए बगाए उन्होंने तलबी नोटिस जारी किया और उनसे भी पूछगछ का सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। ठीक है ज़हीर, बिल्कुल हमने स्टोरी ब्रेक की और उसके ऊपर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकामात पर होने वाली इंक्वायरी अब कब तक मुकम्मल हो जाएगी?
जी उन्होंने जो वासा के एमडी हैं उनको तो उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके अपनी राय से आगाह करें और जो तीनों अफसरान हैं इनके बारे में बताएं कि इनका दफ्तर में रवैया कैसा है, इनके जो माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड इनका है वो कैसा है, माजी में किसी करप्ट प्रैक्टिस में ये मुलव्वस थे या नहीं थे, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करने का एमडी वासा को कहा गया है। तो ज़हीर ये जो एमडी वासा से रिकॉर्ड या राय मांगी गई है, कोई टाइम लाइन दी गई है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अब हमें लाजमी ये जवाब चाहिए इसका? जी होता यही है कि इंक्वायरी होल्ड तो कर दी जाती है, इंक्वायरी का आगाज तो कर दिया जाता है, लेकिन टाइम फ्रेम बावकात नहीं दिया जाता। इस मामले में जो एमडी वासा है उनसे 3 रोज के अंदर जो है तमाम तर तफसीलात मांगी गई थी, मगर अभी तक एमडी वासा की जानब से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो फराहम नहीं की गई। दूसरी तरफ आपको एक और बात बताऊं कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनकी जानब से कोशिश यही की जा रही है किसी तरह से एमडी वासा को राम किया जाए और जो डीजी एमडी हैं जो कि इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए हैं उनको भी किसी तरह से राम किया जाए। इस हवाले से वो मुख्तलिफ सियासी जो शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। कल की बात जो है वो सामने आई थी कि कल जो ये जिम्मेदार अफसरान है और दीगर जो वासा के बड़े बड़े अफसरान जिनके हम ख्याल समझे जाते हैं, इनकी एक खुफिया मीटिंग भी हुई है। उसमें इन्होंने एक लाएअमल तय किया कि किस तरह से इस इंक्वायरी को रोकने के लिए इकदाम करने हैं। तमाम जो ये उस मीटिंग में शरीक जो अफसरान थे उन्होंने इसी अज़म का इरादा किया कि किसी तरह भी किसी और को वासा में नहीं आने देना, क्योंकि वासा में अगर बाहर से कोई अफसरान आएंगे तो उनका जो एक बना हुआ ग्रुप उसके मफाद को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अगर तो ज़हीर इस मीटिंग के बाद आपको ये कार्रवाई चलती हुई दिखाई दे रही है या फिर रुकती दिखाई दे रही है? अजी बात यह है कि जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उन्होंने तो वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं, इवन कि उन्होंने अपनी जो इंक्वायरी के लिए लेटर जारी किया था उसमें चार्जशीट भी जो है वो मुरतब की थी। 18 संगीन नोयत के इल्जामात जो है उसकी मुकम्मल तहकीकात करने का हुक्म दिया था। उसमें एक तो यही थे तरक्याती मंसूबे जो है, इसमें बोगस अदायगियों का जो मामला था ये तो मेन था ना ज़हीर, डिस्पोजल स्टेशंस की तामीर के नाम पर जो बोगस अदायगियां थी ये तो बड़ा मेन इल्जाम था। इसके अलावा कौन कौन से इल्जामात का सामना था वासा अफसरान को? जी एक तो कम रिकवरी करने के इल्जामात का सामना था कि रिकवरी कम होने की जो वजह है वो यही है कि जो वासा का रिकवरी का शोबा है ये अपने कुछ चहीते जो आप सार्फिन समझ लें उनको नवाजा जा रहा है कि अगर किसी का कमर्शियल है तो उस कमर्शियल को वो डोमेस्टिक में बदल देते हैं, उनका टैरिफ तब्दील करके जो है वो कम अदायगियाँ जो है वो वसूल की जा रही हैं। यही वजह है कि इस तरह से जो है वो वासा के मफाद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उसमें वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी उस पर भी सवालात उठाए गए हैं कि वो स्कीम जो है उसमें गैर मेयारी जो मटीरियल है वो इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा जो वाटर प्रोटेक्शन प्लांट है वहाँ पर कुछ काम जो होने वाले थे उसकी किसी की टूटियाँ नहीं थी या किसी का फिल्टर जो है वो तब्दील करना था। तो ये जो छोटे छोटे मामला थे इसमें भी चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए जो कवायद और ज़वाबत हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई थी अपने चहीते ठेकेदारों को, उसमें भी एडवांस अदायगियाँ जो है वो कर दी गई थी। इसी तरह कुछ ऐसी रकम थी जो कि सिक्योरिटी की मद में ठेकेदारों से वसूल की हुई थी, तो उसको ज़ाती जो बैंक अकाउंट है उसमें रखकर माहाना बुनियादों पर लाखों रुपए प्रॉफिट जो है वो भी लिया जा रहा था। ये इल्ज़ाम भी सामने आया है और उस पर भी तहकीकात करने की जो है वो हिदायत की है सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की तरफ से। अच्छा ज़हीर, एक और चीज़, हज़ारिया में डिस्पोजल स्टेशन की भी सेल्फ इनकम से जो कहा जा रहा है 3.5 करोड़ रुपए की गैर कानूनी अदायगियाँ की गई थी, ज़रा इस मामले के हवाले से डिटेल्स बताइए। अब देखें कि जब भी कोई तरक्याती मनसूबा शुरू होता है तो उसकी फंडिंग की जाती है, वो रकम जो है वो मुतलका महकमे को फराहम की जाती है। इस मामले में हुआ ये था कि रकम मौजूद नहीं थी, जो फंड हुकूमत की तरफ से फराहम किए गए थे उसमें ये रकम नहीं थी, लेकिन चूँकि चहीता ठेकेदार था उसको नवाजना था, तो जो इनकी माहाना बुनियादों पर रिकवरी होती है जो कि वाटर सप्लाई बिलों की मद में होती है, सीवरेज के बिलों की मद में होती है, तो उससे जो रकम वो सेल्फ इनकम कहलाती है, उसमें से ये अदायगियाँ कर दी। जी बिल्कुल वही सेल्फ इनकम कहलाती है और वो जो है उसका जो यूज़ किया जाता है वो जो मुलाजमीन है उनको तनख्वाहों की अदायगी के लिए किया जाता है, क्योंकि वासा जो है वो अपनी सेल्फ इनकम से जो है वो पेंशनर को पेंशन देता है और जो इनके मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें फराहम की जाती हैं। मगर इन्होंने किया ये कि उनकी तनख्वाहें जो है वो तखीर का शिकार हो गई और इन्होंने अपने चहीते जो ठेकेदार है उसको नवाजने के लिए सेल्फ इनकम से रकम उठाकर फराहम कर दी। तो एक केस ये था मौला हजारिया का, उसके साथ बोसर रोड पर एक
तरक्याती स्कीम थी उसका 4 करोड़ 71 लाख रुपए जो है उसकी भी सेल्फ इनकम से अदायगी की गई, जिसकी वजह से जो सैकड़ों मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें जो है वो मुसलसल लेट होती जा रही। तनख्वाहों को रोक दिया गया जबकि ठेकेदारों को नवाज दिया गया। जी, इसी बात पे जो वासा के मुलाजमीन हैं उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, गाए बगाए उनकी तरफ से एहतजाज भी किया गया। चौक कचहरी पर उन्होंने जो पिछला एहतजाज किया उसके बाद कमिश्नर ऑफिस की तरफ से नोटिस लिया गया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से नोटिस लिया गया और असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा गया, जिन्होंने मुज़ाहिरीन के साथ मामला तय किए, मुज़ाकरात किए, उन्हें यकीन दहानी कराई कि उन्हें तनख्वाहें जो है वो बर वक्त मिला करेंगे, जिसके बाद वासा मुलाजमीन ने अपना एहतजाज ख़त्म किया था। मगर ये एक माह की कहानी नहीं है, हर माह यही होता है कि सेल्फ इनकम से रकम उठाकर किसी चहेते ठेकेदार को तमाम तरह अदायगियां कर दी जाती है और जो वासा मुलाजमीन है वो 2-2, 3-3 हफ्ते जो है वो तनख्वाहों की राह तकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की फीसें अदा करनी होती हैं, घर का किराया अदा करना होता है, दीगर जो उनका मामला आते हैं वो चलाने होते हैं, लेकिन हर माह उनकी तनख्वाह जो है वो लेट हो रही है। ताम कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिनको बर वक्त अदायगियां करने के लिए या उनको गैर कानूनी अदायगियां करने के लिए जो सेल्फ इनकम है उसी से रकम जो उठाकर उन्हें फराहम कर दी जाती है। अच्छा ज़हीर, जब हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अपनी ये स्टोरी ब्रेक की थी उसके अंदर स्क्रैप का भी जिक्र किया गया था कि स्क्रैप की नीलामी ना होने से महकमे को नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हुआ और आखिरी बार जो स्क्रैप की नीलामी की गई थी वो कब की गई थी? जी, ये तो पिछले 20 से 25 साल जो हैं उसका जो स्क्रैप का रिकॉर्ड है वासा के पास मौजूद ही नहीं था, जिस पर गाए बगाए जो है इनके एमडीज जो तब्दील होते थे वो आते ही मीटिंग जो है वो करते थे, उसमें वो मामला देखते थे और स्क्रैप के हवाले से कुछ शिकायत जो है वो मसूल होती थी। तो उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई का जो है वो एक स्टोर बनाया जाए स्क्रैप का, ताकि रिकॉर्ड जो है वो सामने आ सके। तो उसके बाद एक स्टोर जो है वो आर्जी तौर पर कायम किया गया था। तो आखिरी दफा जो नीलामी हुई थी वो 2021 में हुई थी। 2021 के बाद अब 3 साल हो चुके। इस 3 साल में 1 अरब से जायद की जो है वो वाटर सप्लाई लाइनें जो हैं वो तब्दील की गई हैं। तो साफ ज़ाहिर है जो पहले से मौजूद नकारा स्कीम थी, जो नकारा जो वाटर सप्लाई लाइनें थी, तो उसका जो स्क्रैप था वो किधर गया, तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो वासा के पास मौजूद नहीं है और ना ही उस स्क्रैप की नीलामी की गई है। तो अगर नीलामी नहीं की गई तो इसका मतलब है स्क्रैप तो वहां पर मौजूद होना चाहिए ना। जी, वही आपको बताने लगा हूं कि एंटी करप्शन ने इस मामले की भी तहकीकात इंक्वायरी शुरू कर रखी है। तो उन्होंने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब की थी उसमें उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपए का जो स्क्रैप है वो गायब हो चुका है, उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। उस पर वो ये सोच रहे हैं कि जो मुतलका जो जिम्मेदार अफसर है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए और जो जिम्मेदार एसडीओ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है, वो रिटायर हो चुके हैं और एंटी करप्शन के हिदायत पर जो वासा हुकाम है उन्होंने उसके जो वाजबात हैं, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, वो रोक रखे हैं। अच्छा ज़हीर, वासा बाकायदा एक इदारा है, तो एक तरफ तो हो गई ना गवर्नमेंट की हाउसिंग सोसाइटीज़, दूसरी जानिब आ जाती हैं निजी हाउसिंग सोसाइटीज़, तो उनको सीवरेज के कनेक्शन दिए जाते हैं, उनके लिए एनओसी जो फीसें हैं उनका भी गबन किया गया था। ये मामला क्या था? जी, ये भी कुछ मामला ऐसे थे कि कुछ निजी हाउसिंग स्कीमें थी जिनके साथ राव रस्म अच्छे थे वासा के कुछ अफसरान के। तो वासा अफसरान ने एनओसी जो उन्हें जारी किया जाता है सीवरेज कनेक्शन के लिए, उसकी फीसों की मद में भी करोड़ों रुपए की रकम जो है वो मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की है। जो चार्जशीट जारी की गई सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से उसमें उन फीसों का भी हवाला दिया गया है कि वो भी तमाम रिकॉर्ड जो है वो सामने लाया जाए और उसकी जो है वह वेरिफिकेशन की जाए कि कितनी फीसें जो हैं जमा हुई थी और कितनी मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई हैं। अच्छा ज़हीर, एक और मामला हमने उठाया था कि ठेकेदारों की जमा सिक्योरिटी को ज़ाती अकाउंट्स में रखवाकर मुनाफा जो है वो खुद लिया जा रहा था। कितना मुनाफा लिया जा रहा था? जो बताया जो जा रहा है वो तकरीबन 30 करोड़ के करीब जो है वो रकम थी जो कि सिक्योरिटी की मद में इनके पास मौजूद थी। तो उसको होता कवानीन के मुताबिक यही है कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो जो सरकारी अकाउंट होता है उस महकमे का उसमें जमा करवाया जाता है। मगर इस मामले में ये हुआ कि मुबैना तौर पर जो अफसरान थे उन्होंने ज़ाती अकाउंट्स में वो रकम जो है वो शिफ्ट की और उससे जो है वो माहाना प्रॉफिट जो है वो लेते रहे। जब ये मामला सामने आया है तो उस पर जो सेक्रेटरी हाउसिंग है उन्होंने इस मामले की भी बाकायदा इंक्वायरी करने की हिदायत की है और जो
जो इनके DG MD हैं उनको हदायत यही जारी की है कि रिपोर्ट जो है वो जल्द मुरतब की जाए। जो पिछले इल्ज़ामात हैं, जो गैर कानूनी अदायगियों के इल्ज़ामात हैं, जो रिकवरी कम होने के इल्ज़ामात हैं, उसके साथ साथ इन इल्ज़ामात की भी इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। ठीक है, यानी कि अब जो मामलात हम उठा रहे हैं, आवाम के सामने वो मसाइल रख रहे हैं, उन पर सवाल भी हैं और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। हमारे लिए ये खुशी का बायस है कि हम आवाम की फलाह के लिए जो भी मसला उठाते हैं, अब हुकूमत कम अज़ कम उस पर कान ज़रूर धरती है और हम ये मसाइल यूं ही उठाते रहेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। तो तमाम तर दावों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी तरक्की में बेहतरी नहीं आ सकी है। महकमा तालीम की कारकर्दगी सिर्फ तबादलों और तरक्कियों तक ही महदूद है। सूबे भर के तमाम महकमों में सबसे ज़्यादा स्टाफ रखने वाला महकमा तालीम ही है, लेकिन कारकर्दगी ये है कि प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई स्कूल तक तलबा की स्कूलों से ड्रॉप आउट की शरह में कमी नहीं आ सकी। बच्चे स्कूल में तो दाखिल कर दिए जाते हैं, लेकिन पहले साल या अगले चंद सालों में वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। लेकिन हुकूमत के पास ड्रॉप आउट की शरह कम करने का कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। नाज़रीन, स्कूलों में असातिज़ा तो मौजूद हैं, ऐसी सूरत हाल में ड्रॉप आउट की शरह को बेहतर बनाया नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी एमरजेंसी लगाई गई है, लेकिन तालीमी एमरजेंसी का ये हाल है कि तमाम बच्चों को स्कूलों तक लाया ही नहीं जा सका। इस बारे में बात करते हैं हमारे पेशा ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगिश से। जी मुमताज़ साहब, बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में तालीम को फ़रोग देने के दावे तो बहुत किए गए, क्या अब भी बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो रहे हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में ये जब आप इंट्रो दे रही थी तो मुझे वो वक्त याद आ गया जो आज से कोई एक दहाई कबल हम यही सुनते आ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे स्कूलों में तो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जल्द, मतलब चंद महीनों या 1-2 साल के बाद वो स्कूल जाना तर्क कर देते हैं। उस वक्त कुछ और वजूहात थी, गुर्बत की शरह जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन इस वक्त तमाम तर तरक्की के बावजूद और कई साल गुजरने के बावजूद सूरत हाल बजाय इसकी कि उससे बेहतर होती, मजीद उसमें जो बेहतरी है वो उसकी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अलबत्ता ख़राब होती जा रही है। ड्रॉप आउट का जो आप जिक्र कर रही हैं, ड्रॉप आउट यहाँ महकमा तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। कभी वो तालीमी इमरजेंसी लगती है, कभी असातिज़ा की तादाद बढ़ाई जाती है, कभी डेली वेजेस पर असातिज़ा भर्ती कर दी जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिए जाते हैं। और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि महकमा तालीम वो महकमा है कि जहाँ असातिज़ा की तादाद तमाम दीगर महकमों से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कारकर्दगी इतनी है कि इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे बगैर तालीम के बड़े हो रहे हैं और जो नाख्वानदगी की शरह है उसमें इस हद तक तो इजाफा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि अपना नाम लिख लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन वो उसी तालीम की शरह में बेहतरी करार नहीं दिया जा सकता। वो अलबत्ता ख्वानदगी की शरह को जिससे हुकूमत ने एक मियार बनाया हुआ है, उसमें अगर कोई बेहतरी हो तो उसका नाम ख्वानदगी की शरह की बेहतरी का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, जो गंभीर सूरत हाल है, वो यहाँ की ड्रॉप आउट की शरह है। और यहाँ जो इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कोई दूर दराज या पसमानदा अजला में नहीं, बल्कि शहरों में ये शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा। मिसाल के तौर पे बाजौड़ वो तो ठीक है, एक कबायली ज़िला है और वहाँ जो ड्रॉप आउट की शरह है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 1,12,337 बच्चे जो हैं टोटल ये स्कूलों में जो दाखिल हो जाते हैं वो बाद में जाना ही छोड़ देते हैं। और इसमें की ही बात कर लें, क्योंकि आपने कहा कि जो वहाँ पर उसातिज़ा हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्टूडेंट हैं वो तो हैं नहीं, लेकिन तालीमी इमरजेंसी लगाई जाती है, उसके बावजूद ड्रॉप आउट रेट की जो सूरत हाल है, परसेंटेज कितनी जा रही है उसकी? हाँ, वही सूरत हाल है कि मैं जिस तरह मैंने बाजौड़ का जिक्र किया, वहाँ पे 1,12,000 के लगभग बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, स्कूल में दाखिला ले लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और उसमें मतलब कबायली जिला होने के बावजूद 76,000 उसमें मतलब लड़के हैं और 35,000 जो हैं उसमें लड़कियां, यानी लड़कियों की जो शरह है वो कम है निस्बतन स्कूल छोड़ने की। अच्छा। इसकी वजह यह है कि जो वहाँ की जो आबादी है, जहाँ मतलब जो फीमेल आबादी है, उनमें ये अवेयरनेस है
कि इन्होंने पढ़ना है, लेकिन लड़कों ने चूंकि गुर्बत की वजह से आगे मुलाजमत करनी होती है इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं और उनकी उन्हीं बच्चों की बहनें जो हैं वो स्कूलों में मौजूद होती हैं। लेकिन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो शहरों की सूरत हाल है वो ये है कि पेशावर दूसरे नंबर पर है ड्रॉप आउट की शरह में। अच्छा। और यहाँ जो टोटल तादाद है वो 72,628 बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो गए हैं और इसमें जो लड़के हैं उनकी तादाद 35,751 है और जो लड़कियां हैं उनकी तादाद 36,800 के लगभग है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए डबल शिफ्ट शुरू की गई थी, तो उसकी क्या पोजीशन है इस वक्त? जी बिल्कुल, डबल शिफ्ट की जो सूरत हाल है वो तो इससे भी बुरी सूरत हाल है। अब जो एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो बाज़ स्कूल हैं उसमें जो डबल शिफ्ट का गलत रिकॉर्ड शो किया गया, तलबा की तादाद वहाँ पे इतनी नहीं थी जितनी बताई गई। ज़्यादातर डबल शिफ्ट की स्कूलों में असातिज़ा की कारकर्दगी उस रिपोर्ट में नाकिस बताई गई है। पेशावर की मिसाल अगर ले लें तो 3 डबल शिफ्ट स्कूलों को बंद करने की इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। टाउन 2 के 22 स्कूलों में 18 डबल शिफ्ट जो है स्कूल बंद है और 4 फ़ाल हैं। सेकंड शिफ्ट के तलबा को मॉर्निंग में कपाया गया है, लेकिन जो डबल शिफ्ट की जो असातिज़ा है उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू है। हालांकि डबल शिफ्ट शुरू होने के बावजूद वो जो बच्चे हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट में कपाया गया है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में उनको कपाया जा सकता था तो फिर डबल शिफ्ट शुरू करने की जरूरत क्या थी। हाँ। इसी तरह तलबा की तादाद कम होने के बावजूद बाद स्कूलों में डबल शिफ्ट शुरू है। असातिज़ा की मुलाजमत के खत्म होने के खदशे के पेश नजर ये डबल शिफ्ट अभी तक जारी रखी गई है बाद स्कूलों में। और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा गया है कि ये जो बाद से आप बता रहे हैं कि डबल शिफ्ट के वो फायदे तो हासिल हो ही नहीं रहे हैं, तो क्यों जारी रखा हुआ है उसे, अब तक खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, ये असल में मसला ये है कि चूंकि यहाँ पे जो असातिज़ा भर्ती होते हैं तो ये सिफारिश पे भर्ती होते हैं और उनके पीछे उनके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं या बारसूख लोग होते हैं वो उनका जो है उनके पीछे होते हैं। तो इसलिए अगर डबल शिफ्ट को बंद कर दिया जाता है तो जाहिर है वो असातिज़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अगर वो परमानेंट बेसिस पे वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो फिर किसी और स्कूल में उनका तबादला होता है। तो चूंकि मैं जिस तरह आपने खुद ही बताया कि ये तकर्रियों और तबादलों तक ये महकमा महदूद हो गया, तो ऐसे लोग फिर दूर के इलाकों में जाने के लिए तैयार ही नहीं होते। और यहाँ फरजाना मैं आपको एक और बात बताऊं, जो लोग डबल शिफ्ट की जो तनख्वाहें ले रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, जिनकी 12,000 तनख्वाह थी, उनको 22,000 रुपए तनख्वाह दी गई। अच्छा। मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके बिल्कुल बरअक्स। हालांकि चाहिए तो ये था कि जो पॉलिसी है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह होती, क्योंकि लिस्ट में डाल सकते हैं क्या इस किस्म के उसातिज़ा को हम? नहीं, गोश्त तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती सूरत हाल इसलिए है कि अगर बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ रहे हैं और उनके लिए जो डबल शिफ्ट में वो असातिज़ा मौजूद है, तो फिर वो असातिज़ा अगर स्कूल आए भी तो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि तलबा की तादाद जब पूरी ना हो और स्कूल में डबल शिफ्ट शुरू हो तो ये ज्यादती है, क्योंकि हुकूमत की एक पॉलिसी है कि एक खास तादाद जो है उनके लिए मुकर्रर है कि डबल शिफ्ट में जब इतनी तादाद हो तो वहां पे डबल शिफ्ट शुरू की जा सकती है। टाउन 1 की एक मिसाल ले लें, एक साल के दौरान 7,44,000 रुपए इजाफी तनख्वाहों में दिए गए। एक छोटा सा टाउन है पेशावर के इलाके में। इस तरह पेशावर की दूसरी तहसील टाउन 2 है, जहां 22 स्कूलों के प्राइमरी और हेड टीचर्स को एक साल में 20,29,000 रुपए जो है वो इजाफी दिए गए। इसी तरह टाउन 3 में 22 स्कूलों के असातिज़ा को 5,21,000 रुपए इजाफी दिए गए। हालांकि जो मुरवजा तरीकाकार है उसके मुताबिक उनकी तनख्वाहें इतनी नहीं बनती थी। अच्छा मुमताज, अगर हम एक रफली एस्टिमेट लगाएं तो डबल शिफ्ट के नाम पर कितने असातिज़ा की हायरिंग की गई है? ये तो पूरे सूबे में तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर पेशावर की बात करें तो हर स्कूल में बाज असातिज़ा ऐसे हैं कि जहां पे स्कूल जो है उसमें तादाद कम है और टीचर जो है वहां पे मौजूद है, लेकिन इसके मुकाबले में बाज स्कूलों में तादाद पूरी है और उसके लिए सिर्फ 2 टीचर्स रखे गए हैं। तो तादाद के लिहाज से तो उन्होंने जितना भी उसका दिया था कि इतने लोग हम दाखिल करेंगे या इतने लोग हमारे साथ डबल शिफ्ट में मौजूद है, उसके मुताबिक ही उनकी भर्तियां की गई। लेकिन बाद में ये नहीं देखा गया कि अगर किसी स्कूल में डबल शिफ्ट की तलबा की तादाद पूरी ही नहीं है तो चाहिए था कि उन असातिज़ा को फारिग कर देते और
या अगर तादाद कम थी तो उनको मारने में कपाया जा सकता मुमताज, था। क्या कोई लेकिन चेक ऐसा एंड नहीं किया बैलेंस गया। रखने वाला अब कोई सूरत हाल इदारा है- या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस पर चेक एंड बैलेंस रखता? बाकायदा तौर पे यहाँ पे मॉनिटरिंग का निज़ाम राइज रहा पिछली हुकूमत के दौरान भी और इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में जब इंक्वायरी एक हुई सिर्फ पेशावर की सतह पर, तो उसमें ये बेकायदगियाँ सामने आई। बाकी जो इसके अलावा जो बेकायदगियाँ बाकी इलाकों में हैं जहाँ पे डबल शिफ्ट है बाकी स्कूलों में, उसका फिलहाल कोई जो सरकारी तौर पर जो इंक्वायरी है वो नहीं हो सकी है। तो जब ये सूरत हाल हो कि डबल शिफ्ट में इधर लोग ही ना हो और उधर हमारी ड्रॉप आउट की शरह जो प्राइमरी स्कूल में बढ़ रही हो, तो इसका तो मेरा ख्याल है कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम लाख कहें कि हमने इस साल जो एनरोलमेंट है वो डबल कर दिया है, तो इसका फायदा इसलिए नहीं है कि उसी मुनासिबत से उधर ड्रॉप आउट हो रही है, उसी मुनासिबत से डबल शिफ्ट पे जो हम तादाद बता रहे हैं वो एक्चुअल तादाद वो है ही नहीं। तो हमारे जो असल मसाइल हैं न तो मुंतखब नुमाइंदे उसकी तरफ कोई तवज्जो देते हैं और ना ही वजीरों को इसका इल्म होता है। चले मुमताज, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, आपने अच्छी खासी रिसर्च की है स्टोरी पर, तो आप क्या समझते हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे में भी तकर्रियां और तैनातियां असर व रसूख की बुनियाद पर ही होती हैं? बिल्कुल, जिस तरह के मैंने बताया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां होती हैं या जो डेली वेजेस पे भर्तियां होती हैं, उसमें भी बाकायदा तौर पे जिन असातिज़ा को लिया जाता है वो बाकायदा तौर पे मुंतखब नुमाइंदों की सिफारिश से आते हैं। बाज़ औक़ात तो अजीब सी वो क्राइटेरिया रख देते हैं। मिसाल के तौर पर डेली वेजेस की भर्तियां हो रही हैं, उसमें जो स्कूल्स हैं उसके लिए चाहिए कि एक मतलब रेगुलर असातिज़ा की भर्ती होती है, उनका तालीमी मेयार का जो क्राइटेरिया है वही हो। कॉलेजेस में जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के उसको पढ़ाते हैं, उसमें क्राइटेरिया जो होना चाहिए वो एक मतलब मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए। वहां पे अक्सर लिखा होता है कि उसके लिए एमफिल और पीएचडी की जरूरत है। डेली वेजेस पे कौन ऐसा शख्स होगा कि जो पीएचडी हो और वो वहां पे आके पढ़ाए सिर्फ चंद हजार की तनख्वाह पे? तो अगर वो वहां पे आता भी है तो वो क्या पढ़ाएगा उसको? यानी कि बस अपनी मर्जी की तैनातियां होनी चाहिए, फिर बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगता है तो लगता रहे, उनके मुस्तकबिल को यानी कि कम ही खातिर में लाया जाता है। फिर बिल्कुल, जो बच्चों का मुस्तकबिल है उनके लिए चाहिए है कि ये बजाय इसके कि ये एकदम एक फैसला कर ले कि यहाँ पे चूंकि तादाद स्कूलों में ज्यादा है डबल शिफ्ट शुरू कर लें, पहले ये अंदाजा तो लगाएं कि डबल शिफ्ट में आप कितने बच्चों को ला सकते हैं। उस स्कूल के जो इंचार्ज होता है, जो हेडमास्टर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसको कम से कम वो मुर्द इल्जाम तक ठहराएं कि आपने इतने बच्चों का कहा था, उसके लिए हमने 5 असातिज़ा भर्ती किए हैं और उसमें एक असातिज़ा जो कि 40 की तादाद पे एक उस्ताद अमूमन ये एक मेयार रखा गया है, तो वो भी जब पूरा नहीं होता तो इसका जिम्मेदार तो वो प्रिंसिपल है जिसकी स्कूल में डबल शिफ्ट शुरू की गई है, और या जहां पे ड्रॉप आउट की शरह है वहां पे उसका जिम्मेदार वही प्रिंसिपल होना चाहिए जिसकी स्कूल में ड्रॉप आउट की शरह ज्यादा है। पेशावर जैसे शहर में या मर्दान जैसे शहर में जब इतने बच्चे स्कूलों में दाखिल होकर ड्रॉप आउट होते हैं तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो कोई ना कोई कबूल कर ले। रिजल्ट की तो ऐसी भी ये सूरत हाल है कि सरकारी स्कूलों में अगर किसी स्कूल में तमाम बच्चे भी फेल हो जाएं तो कोई कारकर्दगी नहीं देखी जाती और ना ही किसी स्कूल के सरबराह को और ना ही असातिज़ा को उसकी सजा मिलती है। तो मुमताज, हल क्या है इसका? हल क्या है? तब तक इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो वजीर मशीर और जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएं और इस पे फिर उस पे अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं। सिफारिश पे भर्तियां मुकम्मल तौर पर बंद कर ले। इसके अलावा जो गैर जरूरी भर्तियां होती हैं डबल शिफ्ट के नाम पे या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे उसका सदेबाब किया जाए, और इसके अलावा जो तालीमी मियार है उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि जिस स्कूल की कारकर्दगी ठीक ना हो, जहां ड्रॉप आउट की शरह ज्यादा हो, जहां एनरोलमेंट की शरह कम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं ना हो, सजा और जजा का अमल ना हो, तब तक ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। और लेकिन ये जो मामला उठाया गया है कि अब तक इस हवाले से कोई कार्रवाई की गई है मुमताज, क्योंकि ये मामला तो थोड़ा सा अब सामने आ गया है ना?
ताहाल जो है इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। अलबत्ता डबल शिफ्ट की सिलसिले में जो सिफारिशात दी गई हैं उसके मुताबिक ये है कि बाज़ स्कूलों में जहाँ पे डबल शिफ्ट की ज़रूरत नहीं है वो उससे ख़त्म करने के लिए कहा गया है, और बाज़ जो असातिज़ा हैं उनको फारिग करने के लिए कहा गया है, और जिनको इजाफी तनख्वाहें दी गई हैं, जो बेकायदगी हुई हैं, उनसे रिकवरी के लिए भी कहा गया है। लेकिन ताहाल अमली तौर पर कुछ नहीं जा सका है। फिलहाल ये जो है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक मौजूद है, और जो सिफारिशात दी गई हैं वो हुकूमत को भेज दी गई हैं। अब अगर कोई सिफारिश आती है या कोई बारसूख लोग होते हैं तो जाहिर है वो फिर खुद को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे, और ऐसे में फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमूमन रुक जाती हैं और कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। तो बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो तालीम शोबे का ये हाल होना इंतहाई अफसोसनाक है। नाजरीन, हमारी दी हुई एक भी खबर पर हुकूमत की जानिब से, हुकाम बाला की जानिब से या फिर अफसरान की जानिब से एक्शन ले लिया जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया है। खबर क्या है कि पूरी टीम अपनी काविशें इसी तरह से जारी रखेगी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। मजीद अहम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।